नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की कड़ी में आज 10वीं कड़ी में हम अध्ययन करेंगे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य के अंतर्गत वो ग्रंथ आते हैं जिनका किसी धर्म विशेष से सीधा सीधा संबंध नहीं है और वो धर्म के अलावा अन्य विषयों के ऊपर उनके उनके ऊपर इसमें जानकारी दी गई है। इनके अंतर्गत सबसे प्रमुख ग्रंथ जो आता है वह अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य थे। हम सब लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य के बारे में जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनको शासक बनाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये उनके प्रधानमंत्री भी थे और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखा जो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त है। इस ग्रंथ में उन्होंने तत्कालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था के ऊपर विस्तृत रूप से लिखा है और विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और शासन प्रबंध की जानकारी के लिए अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ था। इस ग्रंथ में हमें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मौर्य काल से पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है कि प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके ऊपर इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक और ग्रंथ महाभाष्य, यह भी एक व्याकरण ग्रंथ था जिसके लेखक पतंजलि थे। पतंजलि मौर्य साम्राज्य के बाद में आने वाले शुंग साम्राज्य के अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने अपने इस ग्रंथ में व्याकरण को समझाने के लिए कुछ विशेष एग्जाम्पल्स को बताते समय कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। उससे हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में तथा भारत पर यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस एक नाटक ग्रंथ है जिसमें चाणक्य के द्वारा नंदवंश के प्रधानमंत्री राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ मिलाने के लिए किए जाने वाले कूटनीतिक षड्यंत्रों का एक जानकारी मिलती है। इंटरेस्टिंग जानकारी हमें प्राप्त होती है। इससे तत्कालीन समय के इतिहास की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है गार्गी संहिता। ये एक ज्योतिष ग्रंथ था, परंतु इस ग्रंथ से हमें उस काल की कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसमें हमें विशेष रूप से यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में लिखा है कि अरुणोदय यवन साकेतम अरुणोदय यवनो माध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने साकेत, जिसे आजकल अयोध्या कहा जाता है, ये माध्यमिका एक नगर था जो आजकल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित नगरी नामक जगह है, उसको घेर लिया था। इस ग्रंथ से आगे ये भी पता चलता है कि अशोक के बाद में शालशुक के बाद यवनों ने आक्रमण किया और साकेत, पांचाल, मथुरा पर इन्होंने आक्रमण किया और आगे बढ़कर ये कुसुम ध्वज तक चले गए थे। कुसुम ध्वज जिसे हम आज पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, वहाँ तक चले गए थे। तो ये हमें भारत के अंदर जो कमज़ोर होती शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी देता है और यवनों के भारत के अंदर तक आक्रमणों की जानकारी यह प्रदान करता है। इसी प्रकार कालिदास के द्वारा लिखित मेघदूत, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार आदि ग्रंथों से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, तत्कालीन कला की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि कालिदास गुप्त काल में हुए थे, इसलिए गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी
इस इन ग्रंथों में मिलती है। मालविकाग्निमित्रम से हमें पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ करने और उसके पुत्र वसुमित्र के द्वारा सिंधु नदी के तट पर यवनों को हराने का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है हर्षरित। हर्षरित जैसा कि नाम से हम संकेत मिलता है कि यह सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और इससे हमें हर्ष के जीवन के साथ साथ तत्कालीन समाज और धर्म की जानकारी मिलती है। वागपति राज द्वारा लिखित गौड़बहु नामक ग्रंथ से हमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश पर आक्रमण किए गए आक्रमण और उसकी मृत्यु के बारे में जानकारी हमें प्राप्त मिल होती है। इसी प्रकार कामंदी की नीति सार से हमें 10वीं शताब्दी की राज व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, राजा के जिस राजत्व सिद्धांत हम कहते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। कामंदक चाणक्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उन्होंने अपने इस ग्रंथ में अर्थशास्त्र के नीति के अनुसार किस प्रकार से राजा के कर्तव्य आदि व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण थे। इस ग्रंथ से हमें कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चौथे के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नरसंहार चरित पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ के बारे में माना जाता है कि ये संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य था। इस ग्रंथ से हमें धारा नरेश मुंज और उसके भाई सिंधुराज के बारे में जानकारी मिलती है। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित से हमें पाल शासक रामपाल और उसके वंश तथा समाज और धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुमारपाल चरित जो लेखक हेमचंद्र द्वारा लिखा गया, इस ग्रंथ से हमें चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज तथा कुमारपाल के जीवन का बारे में जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत दो भाषाओं में लिखा गया, इसलिए इसे द्वैश्रय काव्य भी कहा जाता है। आनंद भट्ट द्वारा रचित वल्लाल भट्ट से हमें बंगाल के सेन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के ऊपर जानकारी प्रदान करने के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने यहाँ पे लिए हैं। प्रथम है पृथ्वीराज विजय, ये जयानक द्वारा लिखा गया था, और दूसरा पृथ्वीराज रासो। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इनके लेखकों के विषय में पूछा जाता है। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो समानार्थक शब्द जैसे लगते हैं, इस कारण परीक्षार्थी कई बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा और रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा। इन दोनों ग्रंथों से हमें चौहान वंश के बारे में और पृथ्वीराज तृतीय के जीवन और उसकी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने का, खासकर प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्रदान करने का प्रमुख जो साहित्य है वो संगम साहित्य है। माना जाता है कि दक्षिण भारत के कुछ साहित्यकार एक लंबे समय तक मिलते रहे, जिसे हम संगम कहते हैं, और उसके अंतर्गत अनेक पुस्तकों की रचना की गई जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। इनसे दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य राजवंशों के बारे में जानकारी के साथ साथ उस समय दक्षिण भारत के समाज, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। दक्षिण भारत के विषय में एक और जानकारी का मुख्य स्रोत है कलिंग तुपर्णी। ये जय कोंडार द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसमें चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग के ऊपर किए गए आक्रमण का वर्णन है। एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजतरंगिणी। इसके लेखक कल्हण है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी और इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के ऊपर विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। कश्मीर का इतिहास लिखते समय आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक कश्मीर के ऊपर कौन कौन से शासकों ने शासन किया था, उसका कालक्रमिक विवरण इसमें मिलता है।
और इस ग्रंथ में परमाणु को बड़ी अच्छी तरह से रखा गया है, और यहाँ तक भी लिखा गया है कि कोई आदमी जाके देखना चाहे तो घटना वहाँ देख सकता है वो परमाणु। इसलिए इस ग्रंथ को प्राचीन भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो राजतरंगिणी के ऊपर कई बार बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेखक कौन थे, किस बारे में जानकारी मिलती है, या फिर प्राचीन भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था। ऊपर उल्लेखित ग्रंथों के अलावा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने के बड़े स्रोत हैं, बड़े साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें उत्तर भारत से संबंधित ग्रंथ भी हैं और दक्षिण भारत से संबंधित ग्रंथ भी हैं। यहाँ कुछ संकेत रूप में हमने ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें मृच्छकटिकम ब्रैकेट में हमने उसके लेखक का नाम लिखा है, शूद्रक इसके लेखक थे। वात्सायन द्वारा रचित कामसूत्र, दंडी द्वारा लिखित दश कुमार चरित, क्षेमेंद्र द्वारा लिखित अवदान कल्पलता, और सोमेश्वर द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी, सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर, गुणाढ्य का व्रत कथा और क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी। इन दोनों ग्रंथों में भी समानार्थक शब्द होने के कारण कई बार लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो व्रत कथा गुणाढ्य ने लिखी और व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। नीति के कुछ ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। हितोपदेश नारायण के द्वारा लिखा गया, और पंचतंत्र जो बहुत ही विख्यात ग्रंथ है, इसे विष्णु शर्मा ने लिखा। इसके अलावा रासमाला सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया, प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ग्रंथ है। इसी प्रकार नैषध चरित श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया, किरातार्जुनीय भारवी के द्वारा लिखा गया, शिशुपाल वध, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण एवं स्वप्न वासव दत्ता नामक ग्रंथ माघ द्वारा लिखे गए, मुद्रा राक्षस और देवचंद्र गुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखे गए। ये ग्रंथ मुद्रा राक्षस और देवचंद्र गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करने के बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देवचंद्र गुप्तम से एक ऐसे गुप्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है जिसका अन्य और किसी प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार मालती माधव, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित भगवती द्वारा लिखे गए, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखे गए, काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा दंडी के द्वारा लिखे गए। हर्ष ने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हर्ष द्वारा लिखित कौन कौन से ग्रंथ हैं, या इन ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ हर्ष द्वारा लिखित नहीं है। माना जाता है कि हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक था, उसने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम कविराज मार्ग था। इसके अलावा कृष्णदेव राय विजयम नामक ग्रंथ दूरजटी द्वारा लिखा गया। साहस भीम विजयम, या जिसे गदायुद्ध भी कहते हैं, वो कन्नड़ के लेखक अरण्य के द्वारा लिखा गया। विक्रमार्जुन विजयम या पंप भारत, जिसे पंप ने लिखा। जीवक चिंतामणि, जिसे ध्रुव देवर ने लिखा। मणिमेखलई, जिसे स्थितले सत्यनारायण ने लिखा। और शिल्प का अधिकारम, जिसे इलियांगो आदिकल ने लिखा। इस प्रकार अगर हम गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें, जिसे हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में प्राचीन भारत की जानकारी देने के लिए उपलब्ध है। हालांकि इन ग्रंथों को बड़ी सावधानी से समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ग्रंथ केवल इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए हैं, अन्य विषयों के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आशा है यह टॉपिक आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।